मेरी ख्वाहिश होती कि वो जिस वक्त मेरी दुकान में दाखिल हो उस वक्त दुकान में कोई ना हो, उसके आते ही दुकान महक उठती थी। ऐसा महसूस होता था जैसे चारों तरफ से नगमे बरस रहे हो। और वैसे भी वो एक ऑडियो शॉप थी जहां गानों के कैसेट मिला करते थे। मैंने अपनी दुकान को इस लिहाज से अलग बना रखा था कि पुराने गानों का जितना अच्छा कलेक्शन मेरे पास था शायद ही किसी और के पास हो। पुराने गानों के शौकीन बहुत ही बाज़ौक लोग हुआ करते हैं, जिन्हें तेज और शोर वाले गाने पसंद नहीं आते। पुराने गानों में मेलोडी हुआ करती, मिठास होती, धीमापन होता जो आत्मा को सुरूर देता था। पुराने और नए गानों के बारे में किसी ने खूब कहा है कि पुराने गानों को सुनकर आत्मा झूम उठती है और आज के गानों से बदन झूम उठते हैं। बस ये फर्क था नए और पुराने में मुझे, क्योंकि खुद भी पुराने गानों से इश्क था, इसलिए मेरी दुकान पुराने गानों से गूंजती रहती थी। पुरानी मौसीकी के शैदाई मेरी ही दुकान का रुख करते थे। वो लड़की भी इसी तरह एक दिन मेरी दुकान में दाखिल हुई। वो बहुत खूबसूरत थी, उसका लिबास ज्यादा कीमती नहीं था लेकिन बहुत सलीके का था। वो नौजवान लड़की यकीनन मॉडर्न नंबर के लिए हाई होगी, लेकिन उसने मुझे हैरान कर दिया। उसे बहुत पुरानी गायिका के गानों के कैसेट दरकार थे। मैंने मुस्कुराते हुए पूछा, ये तो पुराने दौर की गायिका है, हो सकता है इसी नाम की कोई नई गायिका मार्केट में आ गई हो। जी नहीं, मैं उसी पुरानी गायिका की बात कर रही हूँ, वो मुस्कुराते हुए बोली। या आपके पास उसका कलेक्शन है? हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैंने कैसेट उसके सामने रख दिए। उसके सिर्फ 2 कैसेट हैं, उनमें से जो चाहे खरीद लीजिए। उसने दोनों कैसेट लिए, कीमत अदा की और दुकान से बाहर चली गई। मैं उसकी तरफ हैरत से देखता रह गया। वाकई अच्छा या बुरा शौक उम्र का मोहताज नहीं होता। अब मुझे उसका इंतजार था। मुझे यकीन था कि वो फिर मेरी दुकान पर आएगी। इसकी एक वजह थी कि वो अगर वाकई पुराने गानों की शौकीन है तो ऐसे गाने मेरी दुकान के अलावा कहीं और बड़ी मुश्किल से मिल सकते थे। दूसरी वजह ये थी कि मेरा दिल कह रहा था कि वो जरूर आएगी, और कुछ दिनों के बाद वो आ ही गई। इस बार वो के सहगल के लिए आई थी। जब वो कैसेट लेकर जाने लगी तो मैंने उससे पूछा, अगर आप बुरा ना माने तो मैं आपसे एक बात पूछ लूं। आप खुद नौजवान हैं, नए जमाने की हैं, तो फिर आपको इन गानों का शौक कहाँ से हो गया? मेरी बात सुनकर वो मुस्कुरा दी। उसने कोई जवाब नहीं दिया और बाहर चली गई। अब मैं उसके तसव्वुर में रहने लगा था। न जाने क्यों वो लड़की मेरे होशो हवास पर छा गई थी। मुझे तो ये भी नहीं मालूम था कि वो कौन है, कहाँ रहती है और उसका नाम क्या है। उसका बस एक ही हवाला था कि वो पुराने गानों की शौकीन है और मेरी दुकान पर आया करती है। उसके सिवा उसके बारे में और कुछ नहीं जानता था। कुछ दिनों के बाद वो फिर आ गई। इस बार भी उसकी कुछ ऐसी ही फरमाइश थी। मैं उससे अब मानूस होता चला गया था। मैं ये महसूस कर रहा था कि वो भी इधर उधर की बातें करना चाहती है। शायद वो भी मेरी तरफ रागिब होने लगी थी, या ये सिर्फ मेरा एहसास हो सकता था। लेकिन मैं खुद में इतनी हिम्मत नहीं पाता था कि उससे प्यार का इजहार कर सकूं। कभी ये ख्याल आता कि शायद वो इसलिए मुस्कुराकर बातें करती है कि मैं उसे उसकी फरमाइश के गाने दे देता हूँ, और किसी के पास कई बार आने जाने से थोड़ी बेतकल्लुफी तो हो ही जाती है, इसलिए वो भी मुझ पर मेहरबान दिखाई देती थी। वरना इसके सिवा कोई और बात नहीं है। बल्कि मैं ये सोचता कि अगर मेरे प्यार के इजहार पर वो नाराज हो गई तो मेरी दुकान की साख खराब हो जाएगी। मैंने अभी तक अपने आप को और अपनी दुकान को बहुत बचाकर रखा था, लेकिन दिल की बेताबी थी कि बढ़ती जा रही थी। फिर मैंने उससे इजहार का एक तरीका सोच लिया। इसमें खतरा तो था, लेकिन मेरे पास उसके सिवा कोई रास्ता भी नहीं था। उसने मुझसे कुछ पुराने गानों की फरमाइश की थी। ये इत्तेफाक था कि वो गाने उस वक्त मौजूद नहीं थे। मैंने 2-4 दिनों के बाद देने का वादा कर लिया था। वो 2-4 दिनों के बाद मेरे पास आने वाली थी। मैंने एक काम ये किया कि 2 गाने रिकॉर्ड करने के बाद अपना एक पैगाम भी रिकॉर्ड कर दिया। मुझे उम्मीद थी कि जब वो तन्हाई में ये गाने सुनने बैठेगी तो मेरा पैगाम भी सुन लेगी। मैंने उस पैगाम में उससे अपने प्यार का इजहार कर दिया था। मैंने पैगाम रिकॉर्ड करके कैसेट अपने पास रख ली। वो कैसेट लेने आई और मैंने वो कैसेट उसके हवाले कर दी। उस वक्त मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। जिंदगी में पहली बार मैंने ऐसी हरकत की होगी। लेकिन प्यार पर किसका बस चलता है। 2-4 दिन के बाद जब वो दोबारा दुकान में आई तो उस वक्त मेरी हालत अजीब हो रही थी। 2 ही बातें हो सकती थी, या तो वो आते ही बरस पड़े और मेरा दिया हुआ कैसेट मेरे मुंह पर खींच मारे, या फिर खामोश रहे और अपनी निगाहें और अपनी मुस्कुराहट से मेरे प्यार का जवाब दे। और भगवान का शुक्र है कि वो नाराज नहीं थी, बल्कि उसके होठों पर बड़ी प्यार भरी मुस्कुराहट थी।
इसका मतलब ये था कि उसने मेरी बात का बुरा नहीं माना है। अब ये मेरा मामूल हो गया था कि हर 2-4 दिन के बाद मैं उसको अपने पैगाम वाला कैसेट दे दिया करता जिसे वो कुछ कहे बगैर अपने साथ ले जाती। एक अजीब बात ये थी कि उसने मेरी इस हरकत पर कोई तबसरा नहीं किया। मैं हर बार उसकी तरफ इस उम्मीद पर देखा करता कि शायद वो अब कुछ कहे, कोई जवाब दे, लेकिन उसकी तरफ से खामोशी रहती। मैं ये सोचने लगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि वो पैगाम ही नहीं सुनती हो या कोई और बात हो। ये अजीब किस्म की उलझन थी। मैंने सोचा कि अब अगर वो आई तो मैं इशारों में उससे कैसेट के बारे में जरूर पूछ लूंगा। फिर वो आई और जब जाने लगी तो मैंने उसे आवाज देकर रोक लिया और उससे पूछा, आप ये बताएं जो कैसेट यहाँ से ले जाती है वो ठीक से सुनती है या नहीं? उसने कहा, हाँ हाँ जरूर सुनती हूँ। क्यों, ये आपने क्यों पूछा? मैंने कहा, मतलब रिकॉर्डिंग वगैरह तो ठीक होती है? हाँ बिल्कुल ठीक होती है। उसने अपनी गर्दन हिला दी और चली गई। अब फिर वही उलझन थी। अगर वो कैसेट सुनती थी तो उसने मेरा पैगाम भी जरूर सुना होगा। फिर उसकी खामोशी का क्या मतलब है? दो ही जवाब हो सकते थे, हाँ या ना, और उनमें से कुछ भी नहीं था। ये एक पुरस्कार मामला था जो अब तक सामने नहीं आ रहा था। लेकिन फिर एक दिन ये बात सामने आ ही गई। एक दिन वो वापस आई तो उसने एक कैसेट मेरे सामने रख दी। उसने कहा, ये मैं आपसे लेकर गई थी, लेकिन इसकी रिकॉर्डिंग ठीक नहीं है, आप दोबारा भरकर दे दीजिए। ये एक नई बात थी, उसने पहले कभी ऐसी शिकायत नहीं की थी। यकीनन उस कैसेट में कोई बात छुपी हुई होगी। उसके जाते ही मैंने बड़ी बेताबी से वो कैसेट टेप रिकॉर्डर में लगा दिया। मेरा अंदाजा बिल्कुल सही था। मेरे पैगाम के जवाब में एक पैगाम रिकॉर्ड था। रिकॉर्डिंग बहुत खराब थी, इसके बावजूद ध्यान देने पर बातें समझ में आ रही थी। उसमें कहा गया था, मैं कई हफ्तों से आपके पैगाम सुन रही हूँ, लेकिन हिम्मत नहीं हो रही थी कि उनके जवाब दे सकूं। आज बहुत हिम्मत करके अपना पैगाम रिकॉर्ड कर रही हूँ क्योंकि इस वक्त घर में कोई नहीं है। मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि आपका पैगाम मेरे लिए बारिश की तरह है। जिस तरह बारिश बंजर जमीन को हरा भरा कर देती है, इसी तरह आपकी आवाज और आपके पैगाम ने मुझे सरशार कर दिया है। मैं खुशी से झूम उठा। मैंने मोहब्बत का ये मैदान सर कर लिया था और वो भी मेरी मोहब्बत का जवाब मोहब्बत से दे रही थी। मेरे लिए इससे बड़ी कामयाबी और क्या हो सकती थी? अब मुझे फिर बड़ी बेचैनी से उसके आने का इंतजार था। अब इस किस्म के कैसेट वाले पैगाम वगैरह की कोई जरूरत नहीं थी। अब मैं उससे डायरेक्ट बात कर सकता था। 2 दिन के बाद वो फिर आई तो मैंने उससे कहा, मेरा ख्याल है कि अब हम दोनों के दरमियान किसी किस्म का पर्दा तो नहीं होना चाहिए। मतलब तो तुमने समझ ही लिया होगा। पैगाम के जवाब में पैगाम के बाद अब इस किस्म की अजनबियत नाटक मालूम होती है। हम ज़हनी तौर पर एक दूसरे के करीब आ गए हैं, इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है? उसने कहा, मेरी समझ में नहीं आया कि आप क्या कह रहे हैं, और ये आपने कैसे समझ लिया कि हम एक दूसरे के करीब आ चुके हैं? मैंने कहा, मेरे पैगाम के जवाब में आपके पैगाम ने तो यही बताया है। उसने कहा, आप किस पैगाम की बात कर रहे हैं? मैंने तो ऐसा कोई पैगाम नहीं दिया। और आपने कब पैगाम दिया था? मैं चिढ़ के बोला, कमाल करती हो तुम, मैं हर कैसेट में तुम्हारे लिए पैगाम रिकॉर्ड किया करता हूँ। उसने कहा, लेकिन आपका कैसेट मैं तो नहीं सुनती। मुझे एक झटका सा लगा था। तुम नहीं सुनती तो फिर कौन सुनता है? उसने कहा, मेरी बॉस सुनती है। मेरा मतलब है कि मैं एक नर्स हूँ और एक लड़की के साथ रहती हूँ। वो लड़की अपाहिज है, पुराने गाने वही सुना करती है, और आपसे मैं उसके लिए कैसेट ले जाया करती हूँ। भगवान जाने आपने क्या समझ लिया। मेरे पैरों तले जमीन निकल गई थी। ये क्या उलटफेर हो गया था? मैंने तो कुछ और समझा था और ये मामला कुछ और था। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि अब मैं उससे क्या कहूँ। मुझे तो ये लड़की पसंद थी, लेकिन मेरे प्यार भरे पैगाम का जवाब कोई और दे रही थी। न जाने उसने अपने दिल में क्या क्या उम्मीदें बांध ली होंगी। उसने एक गहरी सांस ली और कहा, अब समझी, ये सब मेरी वजह से हुआ है, इसमें सारा कसूर मेरा है। शिखा एक जवान और खूबसूरत लड़की है। उसका बाप बहुत पैसे वाला आदमी है, लेकिन बदकिस्मती ये है कि शिखा अपाहिज है। उसके लिए बाहर की खुशियों की कोई कल्पना नहीं है। उसकी दुनिया में सिर्फ 2 चीजें हैं, किताबें और पुराने गाने। बस इन्हीं के दरमियान घिरी रहती है। मैंने यूं ही उसका दिल बहलाने के लिए उससे ये कह दिया था कि ऑडियो वाला बहुत खुश था। वो कह रहा था कि पुराने गाने सिर्फ अच्छे लोगों को पसंद आते हैं। फिर उसने कुरेद कुरेद कर आपके बारे में पूछा था। मैं उसे बताती रही कि आप उसकी खैरियत वगैरह पूछते रहते हैं। फिर आपका पैगाम उसे मिल गया और उसने न जाने क्या समझ लिया।
उसकी जिंदगी में शायद बाहर आ गई हो। मैंने कहा, ये तुमने बहुत बड़ा जुल्म किया है उस बेचारी के साथ। ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए थी। न जाने उसने कितने सपने देख लिए होंगे। उसने कहा, मुझे खुद भी एहसास हो रहा है, लेकिन सवाल ये है कि अब क्या होगा। आपके और उसके बीच ये सिलसिला खत्म हो जाना चाहिए। आप उसको देख लो, शिखा आपको जरूर पसंद आएगी और आप उसे सहारा दे सके तो इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। मैंने कहा, ये तुम कैसी बात कर रही हो। अब मैं साफ साफ बता दूं कि मैंने वो सारे पैगाम तुम्हारे लिए रिकॉर्ड किए थे क्योंकि तुम मुझे अच्छी लगती हो। नाराज मत होना, जब बात इस हद तक आ ही गई है तो मैं ये भी बता रहा हूँ कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। उसने कहा, मैं भी आपके जज्बात को समझती हूँ, लेकिन अब शिखा का क्या होगा। पहले ये बताओ कि तुम्हारा मेरे बारे में क्या ख्याल है। मैंने पूछा, उसके बाद ही तुम्हारी शिखा के बारे में कुछ सोचा जाएगा। मैं क्या कह सकती हूँ। उसने शर्माकर अपनी गर्दन झुका ली। बस इतना समझ लो कि शिखा अगर एक बार मुझे आपकी तरफ भेजती है तो मैं 4 बार आया करती हूँ। बस मुझे अपने सवाल का जवाब मिल गया था। मैंने उसकी मोहब्बत हासिल कर ली थी। मुझे अब और क्या चाहिए था। उसने मुझे मेरे होने का एहसास दिला दिया था, वरना मैं ये समझ रहा था कि मैं एक नाकारा इंसान हूँ जिसकी जिंदगी यही है कि एक दुकान में बैठा रहे और ग्राहकों को उनकी पसंद के गाने रिकॉर्ड करके देता रहे। लेकिन अब पता चला कि ऐसा भी नहीं है, बल्कि मेरी बंजर जिंदगी में प्यार नाम की एक शय मौजूद है जो मुझे जिंदगी के नए मतलब से आशना करने वाली है। सोनम ऐसी लड़की थी जिसको हासिल करके खुशी हो सकती थी। वह किसी का भी आइडियल बनने के काबिल थी। न जाने उसके साथ ऐसी कौन सी मजबूरी थी कि वो किसी की नर्स बनी हुई थी। बहरहाल उस दिन मैंने सोनम से ये सब कुछ नहीं पूछा था। ये सब तो मुझे मालूम हो ही जाता। अब उलझन ये थी कि बेचारी शिखा के साथ क्या किया जाए। क्या पैगाम का सिलसिला बिल्कुल रोक दिया जाए या किसी तरह उसे मायूस कर दिया जाए या कुछ और। लेकिन ये कुछ और क्या हो सकता था। बहुत कुछ सोचने के बाद मेरे दिमाग में कोई बात नहीं आ सकी। अब सोनम इस सिलसिले में कोई मुनासिब मशवरा दे सकती थी। सोनम जब आई और मैंने अपनी उलझन बयान की तो उसने कहा, किसी को धोखे में रखना अच्छी बात नहीं है। बेहतर यही है कि उसे पहले कदम पर साफ साफ कह दिया जाए, और ये साफ साफ आप खुद उससे कहें। मेरा मतलब है कैसेट वगैरह पर नहीं, बल्कि जबानी उससे मुलाकात करके। लेकिन ये कैसे हो सकता है, मैंने पूछा। उसने कहा, बहुत आसानी से मैं आपसे उसकी मुलाकात का बंदोबस्त कर सकती हूँ। आप किसी तरह बातों बातों में उसे एहसास दिला दें कि आपने उसके साथ मजाक किया था। आप इस किस्म की तफरीक करते रहते हैं, ये आपकी आदत है, तो इससे ये होगा कि आप उसकी नज़र से गिर जाएंगे। वो आपसे मायूस हो जाएगी। मैंने कहा, ये तो उसको और भी सदमा पहुंचाने वाली बात होगी। फिर मुझे इतना झंझट करने की जरूरत ही क्या है। मेरे पास तो आसान सा रास्ता है कि उसको अब कोई पैगाम ही ना भेजूं, या तुम उससे जाकर कह दो कि मैंने ये दुकान बेच दी है, मैं कहीं चला गया हूँ। बात खत्म हो जाएगी। सोनम की समझ में बात आ गई थी। उसने कहा, ठीक है, मैं ऐसा ही करती हूँ। उस दिन मैंने सोनम के लिए खाने पीने का भी बंदोबस्त करके रखा था। वो बहुत खुशी से बातें करती रही और चाय वगैरह पीती रही। बातों बातों में उसने अपने बारे में बहुत कुछ बताया था। उसने बीए तक पढ़ा था। उसके पिता रिटायर हो चुके थे। उससे छोटी एक बहन और 2 भाई थे जो पढ़ाई कर रहे थे। उस पर बहुत जिम्मेदारी थी और इन जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए वो शिखा की नर्स बन गई थी। लेकिन अब नर्स से ज्यादा उसकी दोस्त थी, उसके दुख सुख की साथी थी। शिखा अपनी हर बात उसे बता दिया करती थी, लेकिन उसने मेरे पैगाम वाली बात सोनम से छुपा ली थी। मैंने सोनम से कह दिया था कि वो शिखा के सिलसिले में ज्यादा जज्बाती ना हो और उसे मेरी तरफ से मायूस कर दे, क्योंकि ये शिखा के हक में भी बेहतर होगा। सोनम ने यही किया। उसका सबूत इस तरह मिल गया कि उसके बाद शिखा ने पुराने गानों की फरमाइश नहीं की। लेकिन सोनम मेरे पास आती रही थी क्योंकि अब उसका डायरेक्ट मुझसे ताल्लुक था। एक शाम वो मेरी दुकान में आई तो बहुत खुश दिखाई दे रही थी। उसने कहा, शिखा बाहर गाड़ी में बैठी है, उसका दिल घबरा रहा था, इसलिए मेरे साथ सैर को निकली है। ड्राइवर भी है। ये इत्तेफाक है कि उसने आपकी दुकान के सामने गाड़ी रुकवा ली है। मैंने सोचा चलकर आपको बता दूं, कम से कम आप उसे एक नज़र तो देख लो। मैंने कहा, आखिर क्यों, मेरे देखने या ना देखने से क्या फायदा होगा। सोनम ने कहा, क्या आप उसे देखना नहीं चाहेंगे जिसने आपको अपना पैगाम भेजा था। देख तो लो वो बेचारी कैसी है। मैंने कहा, अच्छा तुम बाहर निकलो, मैं उसे देख लूंगा। और जब मैंने शिखा को देखा तो वाकई मेरे होश उड़ गए। शिखा बहुत ही सुंदर लड़की थी।
वो गाड़ी में खिड़की के पास बैठी थी। उसे देखकर कोई भी अंदाजा नहीं लगा सकता था कि वो अपाहिज भी होगी। उसको देखकर मेरा दिल धक से हो गया था। काश वो अपाहिज नहीं होती तो उसको हासिल करने के लिए मैं 100 जतन कर सकता था। सोनम उसकी गाड़ी के पास ही खड़ी थी। उसने जब मुझे शिखा को देखते हुए पाया तो उसके होठों पर एक मुस्कुराहट आ गई। मैं दुकान में वापस आ गया। वो गाड़ी वहां से चली गई और मैं ये सोच रहा था कि इंसान का मिजाज भी अजीब होता है। कहाँ तो मैं सोनम के लिए बेकरार हो रहा था, मेरी नींदें उसके लिए हराम हो गई थी, और कहाँ ये हाल है कि अब शिखा को देखकर सीने में हलचल मची हुई थी। उस लड़की की खूबसूरती, उसके चेहरे पर फैली हुई मासूमियत और उसकी कहानी ने मुझे बहुत मुतासिर किया था। वो ऐसी लड़की थी जिसको अपनाने के बाद उसकी खिदमत की जा सकती थी। कुछ दिनों तक सोनम नहीं आई, जबकि मुझे रोज उसका इंतजार रहा करता। न जाने उसे क्या हो गया था, कहीं मसरूफ हो गई थी या कोई और बात थी। वो आ जाती तो उससे शिखा के बारे में पूछा जा सकता था या और भी बातें हो सकती थी। कुछ दिनों के बाद वो आई तो उसने मुझे बताया कि मैंने शिखा की जॉब छोड़ दी है। मेरे पूछने पर उसने बताया कि शिखा का कोई कजिन है, वो मुझसे जिद कर रही थी कि मैं उससे शादी कर लूं। अब आप खुद ही सोचो, मैं ये कैसे कर सकती थी। मैंने पूछा, लेकिन तुम्हारी शादी से शिखा को क्या फायदा होता। सोनम ने कहा, उसके कजिन ने उस पर कुछ मेहरबानी की थी, कुछ एहसान किए थे। वो इन एहसान का बदला देना चाहती थी, इसलिए वो मुझे कुर्बानी का बकरा बनाकर आगे कर रही थी। और आप यकीन करें कि उसका कजिन इस काबिल ही नहीं है, वो एक बदमाश इंसान है। मैंने कहा, चलो ठीक है, तुमने ये अच्छा फैसला किया। मैं आज आपसे अपनी पसंद का एक कैसेट लेने आई हूँ, बहुत पुराना गाना है। उसने गाना बताया। मैंने कहा, अरे ये गाना तो खुद मुझे भी बहुत पसंद है। मैंने वो कैसेट उसके हवाले की और वो चली गई। उसके जाने के बाद मुझे एक बात याद आ गई। सोनम से दुनिया भर की बातें तो हो गई थी, लेकिन अभी तक मुझे ये नहीं मालूम हुआ था कि वो रहती कहाँ है। ना मैंने कभी उसका पता पूछा था और ना ही उसने कभी बताया। वो मेरी दुकान में पुराने गाने लेने के लिए चली आई थी, लेकिन अब पुराने गानों का हवाला भी खत्म हो चुका था, यानी उसने शिखा की मुलाजमत छोड़ दी थी, इसलिए पुराने गानों की जरूरत नहीं रही थी। हम दोनों के दरमियान एक दोस्ती का रिश्ता तो हो ही चुका था। ये सही है कि मैंने जब शिखा को देखा तो उससे मुतासिर हो गया था, क्योंकि वो सोनम से ज्यादा सुंदर थी। मैं यहाँ तक सोचने लगा कि मैं शिखा का हाथ थाम लूंगा। अगर उसने कबूल किया तो जिंदगी भर के लिए उसका सहारा बन जाऊंगा। फिर बहुत सी बातें ध्यान में आ गई। क्या जरूरी था कि वो मुझे कबूल कर लेती। वो एक अमीर बाप की बेटी थी। अपाहिज होने से क्या होता है, उसका बाप एक पैसे वाला आदमी था और दौलत से सब कुछ खरीदा जा सकता है। मुझ जैसे न जाने कितने उसके आगे पीछे घूमते होंगे। और भी कुछ बातें मेरे जहन में आई और मैंने शिखा के ख्याल को अपने जहन से झटक दिया। मेरे लिए सोनम ही बहुत थी, वो भी कम सुंदर नहीं थी। हम दोनों मिडिल क्लास तबके से ताल्लुक रखते थे, मेहनत करके जिंदा रहते, और सबसे बड़ी बात ये थी कि उसने मेरी मोहब्बत कबूल कर ली थी। इसके सिवा मुझे और क्या चाहिए था। लेकिन सोनम फिर बहुत दिनों तक नहीं आई। आखिरी बार उस दिन आई थी जब उसने पुराने गाने की फरमाइश की थी। उसके बाद उसका पता नहीं चल सका। मैं उसके लिए तड़प कर रह गया। उसका पता भी नहीं मालूम था, वरना खुद ही उसके घर पहुंच जाता। मैं बहुत बेचैन रहने लगा था। दुकान में दाखिल होने वाली हर लड़की में उसी की सूरत नजर आती थी, लेकिन वो न जाने कहाँ चली गई थी। फिर जब मैं उसकी तरफ से मायूस होने लगा तो मुझे शिखा दिखाई दे गई। दुकान के सामने ही उसके ड्राइवर ने गाड़ी खड़ी की थी और वो खिड़की के करीब वाली सीट पर बैठी थी। उसके सिवा उस गाड़ी में और कोई नहीं था। ये बहुत अच्छा मौका था। ड्राइवर किसी काम से उतरकर चला गया था। मैं तेजी से शिखा के पास पहुंच गया और उससे कहा, आप शायद मुझे नहीं जानती होंगी, लेकिन मैं आपको जानता हूँ। आप शिखा है ना। उसने उलझी हुई नजरों से मेरी तरफ देखा। हाँ, मैं शिखा हूँ, लेकिन आप कौन हैं। ये सामने मेरी ऑडियो शॉप है। अब तो आप समझ गई होंगी। उसने कहा, नहीं, मैं नहीं समझी। उसने इनकार में अपनी गर्दन हिला दी। साफ साफ बताओ, बात क्या है। मैंने कहा, आपकी नर्स सोनम आपके लिए पुराने गाने ले जाती रही है। शिखा ने कहा, ये आप कब की बात कर रहे हैं। 1 महीना पहले तक तो वो आती रही थी। मैंने बताया, लेकिन पिछले 1 महीने से वो नहीं आई है। मैंने इसलिए आपको तकलीफ दी है। आपको उसका पता तो मालूम होगा, प्लीज मुझे उसका पता बता दीजिए, मैं बहुत उलझन में हूँ। शिखा ने एक गहरी सांस ली और कहा, हे भगवान, ये आप क्या कह रहे हैं। सोनम तो मर चुकी है और उसको मरे हुए भी 1 साल हो रहा है। मैं चकरा कर रह गया।
ये कैसे मुमकिन है, वो तो मेरी दुकान पर आती रही है। शिखा ने कहा, आप ऐसा करें, मेरे घर आ जाइए, यहाँ बात करना मुनासिब नहीं है, बल्कि मैं अपने ड्राइवर को आपके पास भेज दूंगी, वो आपको अपने साथ ले आएगा। आपने तो मुझे हैरान कर दिया है, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मेरी भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था, ये क्या सिलसिला है। सोनम अगर मर चुकी थी तो मेरी दुकान पर आने वाली कौन थी। उसने शिखा के बारे में जो कुछ बताया वो बिल्कुल ठीक था। वो वाकई एक सुंदर और अपाहिज लड़की थी, अमीर बाप की बेटी थी, सोनम को जानती थी। उन सब सच्चाइयों के बावजूद सोनम पुरस्कार बनकर रह गई थी। ये कैसे हो सकता है कि वो मर भी चुकी हो और मेरी दुकान में भी आती जाती रहे। इस दौर में ऐसी बातें कहाँ हुआ करती हैं। मैं शिखा से मिलकर सोनम के बारे में जानना चाहता था। कई दिनों के बाद शिखा का ड्राइवर मुझे लेने आ ही गया। शिखा के घर को देखकर उसके बाप की हैसियत का अंदाजा हो रहा था। बहुत शान और शौकत वाला खूबसूरत घर था। शिखा अपने ड्राइंग रूम में एक व्हीलचेयर पर बैठी हुई थी। मुझे देखकर उसके होठों पर मुस्कुराहट आ गई। उसने कहा, मैं उस दिन के बाद से अब तक बहुत परेशान हूँ, समझ में नहीं आता कि ये सिलसिला क्या है। मैंने कहा, आप मुझे उस लड़की के बारे में बताती जाएं, हो सकता है इस तरह मैं और आप किसी नतीजे पर पहुंच सके, वरना ये मामला तो ऐसा है कि मैं चकरा कर रह गया हूँ। शिखा ने कहा, मैं आपको शुरू से सुनाती हूँ। वो कुछ सोचते हुए बोली, इस तरह आपको सोचने समझने में आसानी होगी। आपने मेरा हाल तो देख ही लिया है। मैं बदनसीब हमेशा से इसी के साथ ही हूँ, ऐसी ही हूँ, यानी पैदाइशी माजूर। मेरे पिता एक दौलतमंद इंसान हैं। उन्होंने मेरे इलाज के लिए बहुत कुछ किया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। फिर सबने हालात से समझौता कर लिया, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी। मैं अपने आप को बेहतर बनाने की कोशिश करती रही। वो इस तरह के मैं घर पर पढ़ाई करती रही। एक जुनून सा हो गया था। पिताजी ने मेरे लिए फिर सोनम का बंदोबस्त कर दिया। वो एक नर्स और एक दोस्त की तरह मेरे पास आई थी। सोनम बहुत अच्छी लड़की थी। उसने मेरा बहुत साथ दिया, हर तरह मेरा ख्याल रखती थी। उसका ये कहना था कि मैं शादी कर लूं, और मैं कहा करती कि मुझ अपाहिज से कौन शादी करेगा। उसके माता पिता बहुत गरीब थे, न जाने किस तरह वो बेचारे जिंदगी की गाड़ी खींच रहे थे। फिर एक हादसा हो गया, बहुत ही भयानक हादसा था। सोनम के घर में आग लग गई। उसके घर के दूसरे लोग तो सुरक्षित रहे, लेकिन वो बेचारी खुद जलकर मर गई। उस हादसे को 1 बरस हो चुका है। अब आप ये कह रहे हैं कि वो आपकी दुकान पर आया करती थी। मैंने अपनी गर्दन हिला दी। हाँ, ये बहुत अजीब सी बात है। वो मेरे पास आती रही और आपके लिए पुराने गाने के कैसेट ले जाया करती थी। आखिरी बार वो एक पुराने गाने का कैसेट अपने साथ ले गई थी। भगवान जाने ये क्या भेद है। शिखा ने कहा, हैरत है, आपने जिन गानों की बात की है वो सब मुझे पसंद है। आखिर सोनम की आत्मा ये सब क्यों करती थी। मैंने कहा, आपको यकीन है कि वो सोनम की ही आत्मा है। शिखा ने कहा, आप चाहे तो उसके घर वालों से भी पूछ सकते हैं। उसकी मौत को 1 बरस गुजर चुका है। अब मेरे पास कोई बात नहीं रही थी। ये भेद समझ से बाहर था। क्या ऐसा भी हो सकता है। फर्ज करें अगर ऐसा है भी, तो सोनम की आत्मा मुझसे क्या चाहती थी, क्या मतलब था उसका। फिर अचानक मेरे जहन में जैसे बिजली कूद गई। कहीं ऐसा तो नहीं कि उस बेचारी की आत्मा शिखा के लिए बेचैन हो। वो ये चाहती हो कि शिखा की कहीं शादी हो जाए, इसलिए वो मेरे पास आती रही हो। शिखा के कहने के मुताबिक सोनम उसकी शादी के लिए परेशान रहा करती थी, इसलिए वो मेरे पास आई थी और उसने शिखा को मुझसे मिला दिया था। लेकिन वो मेरे ही पास क्यों आई थी। इसका जवाब ये ही हो सकता था कि शिखा को पुराने गीत पसंद थे और मेरी दुकान थी। इस तरह उसने मुझे शिखा से मिलवाने का एक बहाना तलाश किया था। मेरे जहन में ये सब सवाल पैदा हो रहा था और मैं खुद ही जवाब भी दे रहा था। लेकिन सच ये है कि अभी तक मैं अपने आप को मुतमईन नहीं कर सका था। ये कैसे मुमकिन था कि कोई लड़की अपनी मौत के बाद किसी की शादी के लिए इतनी परेशान घूम रही हो। ये बहुत अनहोनी बात थी, बहुत हैरतंगेज। मैंने शिखा से सोनम के घर का पता लिया था। मैं कुछ और सच्चाई भी जानना चाहता था। मैं दूसरे दिन उस पते पर पहुंच गया। दस्तक के जवाब में जिसने दरवाजा खोला उसे देखकर मैं हैरान रह गया था। हालांकि इतने वर्षों के बाद उन्हें देखा होगा, लेकिन उनकी सूरत अब तक जहन पर नक्श थी। वो साहब किसी जमाने में जब मैं छोटा था तो मेरे मोहल्ले में ही रहा करते थे। मैं उनके घर जाया करता था। उनकी एक लड़की भी थी जिसके साथ मैं खेला करता था। मेरी याददाश्त ने मुझे उनका नाम भी याद दिला दिया था। ये और बात है, खुद उन्होंने मुझे नहीं पहचाना था। मैंने अपने पिता का और मेरा नाम बताया। इतना हवाला काफी था, उन्होंने मुझे पहचान लिया था।
बड़ी मोहब्बत से अंदर लाए, बहुत देर तक खैरियत मालूम करते रहे और मुझे ये पता चल गया कि सोनम वही लड़की थी जो मेरे बचपन की दोस्त थी, जिसके साथ मैंने बहुत खूबसूरत दिन गुजारे थे, उल्टे सीधे मासूम से सपने देखे थे। और वही सोनम अब इस दुनिया में नहीं रही थी। आग के हादसे में उसका देहांत हो चुका था, वो मर चुकी थी। उसके पिता ने मुझे उसकी तस्वीर भी दिखाई। उसकी तस्वीर सामने आई तो मुझे उसकी याद आ गई। मैंने उन लोगों को सोनम के बारे में कुछ नहीं बताया, उन्हें उदास करने का कोई फायदा नहीं था। वो मर चुकी थी और न जाने क्यों भटकती फिर रही थी, किसकी तलाश थी उसे। ऐसे वाकयात हुआ तो नहीं करते, लेकिन ये ऐसा ही वाकया था। लेकिन उसके साथ खौफ का कोई तासुर नहीं था, बल्कि खास किस्म की मीठी मीठी उदासी थी। एक गहरा दुख था जिसने मुझे अपनी लपेट में ले लिया था। आज इस बात को 2 बरस गुजर चुके हैं। मैंने उस मरने वाली की ख्वाहिश को पूरा कर दिया है, यानी शिखा से शादी कर ली है। सोनम भी यही चाहती थी, इसलिए वो मेरे पास आती रही ताकि मैं शिखा की तरफ माइल हो जाऊं। उसे यकीन था कि मैं शिखा की हालत देखकर उसे जरूर सहारा दूंगा, क्योंकि सोनम मेरे मिजाज से वाकिफ थी, मेरे बचपन की दोस्त जो थी। मैंने अपनी दुकान खत्म कर दी है। अब मैं ऑडियो के कारोबार से नहीं जुड़ा हूँ, बल्कि पुराने गाने भी नहीं सुनता। हर गाने से उसकी यादें वाबस्ता हैं, सिवाय उस आखिरी गाने के जो आज भी मेरे पास है। और मैं जब भी उदास होता हूँ उस गाने को सुनने लगता हूँ। उस वक्त शिखा भी मेरे पास ही होती है और मेरी तरह उसकी आंखों में भी आंसू होते हैं। हाँ, एक बात और, हमारे यहाँ जो बच्ची हुई है हमने उसका नाम सोनम ही रखा है।